एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो इट स्टेट्स दैट the line integral the line integral the line integral of the magnetic field field B around any closed circuit is equal to mu naught times the current mu naught times the total current I passing through that closed this closed circuit। ध्यान से सुनो, लाइन इंटीग्रल ऑफ, मैथमेटिकली देख लो इसका क्या मतलब है। मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड उसका डॉट प्रोडक्ट विद द लेंथ वाइज, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई इनसाइड द क्लोज्ड सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप। सी का मतलब है एक क्लोज्ड लूप है, या ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द आई इनसाइड। तो सपोज दैट वी हैव अ सर्किट लाइक दिस, ठीक है, और इसमें से एक ये वायर ऐसे बीच में से पास हो रहा है, तो एक ये सर्किट है। इसके हर एक पॉइंट पर देखो, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे इसके आसपास वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाएगी कंसेंट्रिक सर्कल, बोलो ऐसी होंगी ना। तो अगर एक सर्किट आपने कंसिडर किया, इसमें आपने ये छोटा सा डीएल वेक्टर कंसिडर किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इस डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू दिस सर्किट। क्लियर हुआ? ये इस सर्किट को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। तो इस लूप में से जितने भी करंट जा रहे होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो किसके साथ, म्यू नॉट के साथ, तो यू विल गेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट क्लोज्ड लूप। अब ये लूप है, हर पॉइंट पर बी डॉट डीएल किया तुमने, उसका समेशन इंटीग्रेशन किया, किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहां पे ये ध्यान रखना, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस आई ले लो, अगर ये डाउनवर्ड होता तो ऐसा कुछ हो करंट तो क्या लोगे, माइनस आई ले लेना। समझ में आ रही बात? ये तो हम कह सकते हैं इस सर्किट में दो करंट है, एक I1 है, एक लेट्स से I2 है। तो हम इस सर्किट में अगर लाइन इंटीग्रल निकालोगे B डॉट डीएल, ध्यान से देखना, B डॉट डीएल, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड दिस लूप। तो ये हो जाएगा I1 पॉजिटिव का है, I2 नेगेटिव का। बोलो आई बात समझ में? अगर एक ही वायर है तो सिंपल आई रख देना, दो वायर है तो दो के लिए रख दो, तीन है तो तीन रख दो, लेकिन ऊपर वाला अगर प्लस ले रहे हो तो डाउनवर्ड वाला माइनस कर लो। आई बात समझ में? चलो ये स्टेटमेंट लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, और फिर हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ के बाद क्या करेंगे, इसी से एप्लीकेशंस करना, इसी के एप्लीकेशन। जल्दी करो। ये समझ में आया?
अगर मैं यहां पर इधर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूंगा तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट। आ गई बात समझ में? और यहां पर अगर अपने छोटा सा एक इस लूप का एक सेक्शन कंसीडर किया, क्या? हाँ, तभी तो वो नेगेटिव होगा। आई इंटू आई प्लस माइनस करेंगे उसमें, हाँ इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। देखो ना, म्यू नॉट टाइम्स आई टू कम हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइन इंटीग्रल वो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। समझ में आ रही बात ये? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया होगा। अगर यहां पर यही डायरेक्शन होता ऊपर की तरफ तो क्या करते, आई वन प्लस आई टू करते। तीन होते वायर ऊपर की तरफ, तीनों का ले लेते। बोलो, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड दैट लूप। याद रहेगा ये। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है यहां पर, परमिएबिलिटी। क्या है? परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। अब इसका प्रूफ करेंगे, करें प्रूफ। लिख लिया सबने? बोलो। प्रूफ करो। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लेट अस कंसीडर a infinitely long current carrying conductor, infinitely long current carrying conductor। तो इससे p पॉइंट दूर पर विच इज एट a distance let's say r, यहां पर b बताओ जरा कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट p पर बताओ कितनी होगी। तो b एट द पॉइंट p कैसे निकालते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोलो, ये मैंने आपको बताया था किससे, बायो सेवर्ट लॉ से बताया था। तो अगर मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा बताओ, ये साइन अल्फा भी क्या करेगा, पाई बाई 2 आएगा और बीटा भी पाई बाई 2, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और ये जो अल्फा एंगल बनता था और जो बीटा एंगल बनता था ये दोनों ही क्या बनेंगे, पाई बाई 2 बनेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो, लास्ट क्लास वाली बात है। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा मतलब साइन 91, ये भी हो जाएगा 1, तो यू विल गेट म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई बाई आर, ये बनेगा 2, 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट मिल गई आपको। बोलो, अब हम इसी पॉइंट P पर एक लूप कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, लूप। आई बात समझ में? चलो, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरिंग द लूप, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एम्पीरियन लूप। अब इस लूप के अराउंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, जरा देखो। इधर अगर करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, टेंजेंट। बोलो, और यहीं पर हमने क्या कंसीडर किया, एक डीएल वेक्टर। बोलो, तो इसका लाइन इंटीग्रल निकालो जरा, बी डॉट डीएल क्या आएगा, क्या होगा, बी डीएल कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज लूप। सर 0 डिग्री क्यों आया, क्योंकि डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, बी भी उसी डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, मतलब थीटा क्या है इनके बीच में, 0। और तुम्हें पता है कि कॉस 0 कितना होता है भैया, बोलो 1। तो तुम्हें मिल गया इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज इंटीग्रल दिस। बोलो, अब b की वैल्यू इस पॉइंट P पर कितनी है, बोलो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। बोलो, इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन ओवर द डीएल। बोलो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो हमें मिला कि इंटीग्रेशन b डॉट क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, वो बाहर निकाल लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल।
जब इसका डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इस तरीके के बहुत छोटे 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 डीएल आप सब ऐड करोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट एम्पीरियल लूप। और उस एम्पीरियल लूप की जरा सरकमफ्रेंस बताओ कितनी होगी, बोलो म्यू नॉट ओवर 2 पाई आर। ये कितना आएगा, बोलो 2 पाई आर। क्या ये 2 पाई आर पूरा इसको कैंसिल आउट करेगा? तो तुमको सिर्फ क्या मिला, म्यू नॉट टाइम्स आई। आई इज द करंट विच इज थ्रेडिंग फ्रॉम दिस लूप। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट। आ गई बात समझ में? हुआ प्रूफ? नोट कर लो इसको। क्या हुआ दिव्या? दिया समझ नहीं आया? किसको नहीं आया? कपिश कहाँ गायब था? देखो चेंजिंग सीजन है भैया, तबीयत का ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि एक लेक्चर मिस होगा तो फिर थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, आने वाला भी ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि बीमार ना हो। एंड आई थिंक दैट तुम्हारी इम्यूनिटी मुझसे तो स्ट्रांग ही होगी, तुम लोग यंग जनरेशन हो। कितनी एज होगी अभी? 17? 17 ही होगी, 12th में 17 या 18। इम्यूनिटी खराब मत होने दो। अब एक बात नोट करके लिख लेना इधर पे, एनी असेंबली ऑफ करंट, any assembly of current, and this is valid, this law is valid for any assembly of current and any arbitrary closed loop। कैसा भी लूप ले सकते हो, अलाउड है। आप ऐसा भी लूप लेते ना तो भी वो सेम रिजल्ट ही है, म्यू नॉट टाइम्स आई। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द एम्पीरियन लूप। बट वो शेप हम लोग ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं, आर्बिट्री क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो हमने क्या कैसा ले लिया, एक सिमेट्रिकल ले लिया है, एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ठीक है? एनी क्लोज्ड लूप लिखा है उसने, ये ऐसा नहीं लिखा है ये सर्कुलर ही लेना। तो इट इज वैलिड फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट की ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है? बस हमें क्या करना है, करंट का सम करना है, टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। इसके अंदर ऐसे भी हो सकते हैं, ऊपर जा रहा है लेकिन ये नीचे जा रहा है, एक और ये ऐसे नीचे जा रहा है। समझ में आ रही बात? दो ऊपर जा रहे हैं दो नीचे जा रहे हैं, लेकिन सभी इस पूरे लूप में जितने भी करंट्स हैं सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल करंट लिखना है उस लूप के अंदर से कितने थ्रेड हो, थ्रेडिंग आउट ऑफ दिस। सो तो बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने आपको जब बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस कराए, 3 एप्लीकेशन कराए थे। कौन कौन से? एक तो कराया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, फिर पढ़ाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और उसके दो केसेस क्या थे, सेंटर पे निकालो और एक्सिस पे निकालो। तो सेंटर और एक्सिस वाले में आपने बायो-सेवर्ट लॉ यूज किया था, लेकिन मैंने आपको जो फर्स्ट केस था उसके लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया था, ये वाला बताया था। तो अब आपको उसी केस के लिए यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ से, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो एप्लीकेशन डालो इसका, अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying conductor, current carrying
करंट कैरी स्ट्रेट कंडक्टर। पहला एप्लीकेशन है इसका। अच्छा, बायोसेवर्ट लॉ से मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, लेकिन बायोसेवर्ट लॉ से मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया था। एक्चुअली बायोसेवर्ट लॉ से भी हम डेराइव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, बट उसको उससे इजी ये वाला पड़ेगा। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते थे, बट हमने गॉसियन वाला ही क्यों लिया, गॉस थ्योरम क्यों यूज किए, तो इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, एक पॉइंट चीज कंसीडर करो और उसमें क्या कर दो, ई डॉट डी ए कर दो, यही तो करते थे। इन द सेम वे यहां लाइन इंटीग्रल करना है। तो सपोज दैट वी हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट्स से उसमें करंट कितना है, आई, वो कंसीडर वाला पार्ट आप खुद लिखोगे। कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट आई, and we want to calculate the magnetic field at point P which is at a distance of let's say R। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक ऐसा एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो वी विल कंसीडर अ एम्पीरियन लूप, जैसे वहां गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे, यहां पे एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। अच्छा, इस वाले पॉइंट पर जरा बताओ, अगर ये राइट हैंड थंब रूल लें तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन में, तो कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और यहीं पर अगर हम एक छोटा सा डीएल वेक्टर कंसीडर करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। बोलो थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में, 0। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द लूप। बोलो। अच्छा, बी डॉट डीएल करोगे तो क्या बनेगा, बी डीएल कॉस 0 डिग्री। बोलो, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड में कितना है, सिर्फ आई। बोलो, कितना समझ में आया। अच्छा, हमको तो बी कैलकुलेट करना है, और तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए किसी भी पॉइंट पर, आई तो चेंज नहीं हो रहा है और ना ही आर चेंज होगा, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो बी जो है वो मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट होगा एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो बी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अच्छा, टोटल अगर मैं छोटे छोटे डीएल का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा, 2 पाई आर तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं बी इंटू एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। बोलो, ये बात समझ में आई। यही था एक्सप्रेशन किसका, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का। अब अगर हमने जो बायोसेवर्ट लॉ पढ़ा था, तो बायोसेवर्ट लॉ में पढ़ा था, देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही तो निकाल के लाए थे डायरेक्ट एक्सप्रेशन। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो अल्फा विल टेंड्स टू पाई बाई 2 एंड बीटा विल आल्सो टेंड्स टू पाई बाई 2, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो देखो जरा, वही एक्सप्रेशन आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये बनेगा 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिल गया क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलो, वही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये वाला डेरिवेशन ना करके आप एम्पियर सर्किटल लॉ वाला आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि आ सकता है ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया ये। एंड हेयर वी गेट दिस कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में पोजीशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द मैग्नेट, ये करंट कैरिंग वायर, अगर ये आर का फंक्शन देखें तो बी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट अगर तुम वायर से दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, इनवर्स रिलेशन, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ, और तो प्रूफ में बी हम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, और वो कैलकुलेट किससे करी है हमने, एम्पियर बायोसेवर्ट लॉ से। उसमें बी पहले से पता होना चाहिए आपको, तभी तो आप प्रूफ करोगे कि बी इज इक्वल
लाइन इंटीग्रल क्या आया, म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी वहां पे, और इसमें हमने डेराइव किया है। तो हमने ये एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। जैसे ये हो गया एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोलेनॉइड। क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइड एप्लीकेशन। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। हेलो हेलो सूर्यान साहू, मेरा लाइव होता है एवरी 5 इन द इवनिंग, बट आज संडे है तो मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूं। बोलो, ये लिख लिया, नोट कर लिया। अब लिखो सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड फिजिक्स की क्लास होती है, फिजिक्स की। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमें सोलेनॉइड को समझना पड़ेगा, व्हाट इज सोलेनॉइड। पढ़ रखा होगा आपने, 10th में पढ़ा था, याद आया कुछ। सोलेनॉइड क्या होता है, इट्स एन सोलेनॉइड मीन्स अ इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर हम ऐसे राउंड राउंड कर दें एंड कनेक्ट कर दें बैटरी को। तो ध्यान से देखो, सपोज दैट वी हैव अ कार्डबोर्ड लाइक दिस, या कोई भी एक प्लास्टिक का पाइप है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या कर दिया, लपेट दिया ऐसे, ठीक है जी। एंड देयर इज अ बैटरी कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ दीज टू वायर्स, है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, बोलो समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से ये प्लस है, तो ये ऐसे वायर में से करंट जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, पीछे साइड गया होगा, फिर वापस लौट के फिर ये ऐसे जा रहा है। तो एवरी टाइम यू सी दैट इधर साइड से करंट ऐसा जाता हुआ नजर आएगा, फिर ये पीछे गया और ये ऐसे, बोलो समझ में आया। देयर इज आई करंट फ्लोइंग इन इट। आ गई बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस जगह खड़ा होके देखूं तो मुझे दिखेगा कि ये देखो बाहर आ रहा है ना, ऐसा आ रहा होगा और फिर पीछे गया है। तो मैं इधर से देखूंगा, मुझे कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो इस साइड मेरी तरफ कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, तो हम लगाएंगे क्लॉक रूल। तो मेरी तरफ कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। क्लॉकवाइज में मैंने बोला था क्या होता है पोल, साउथ पोल। आ गई बात समझ में। अच्छा, यहां से जब देखूंगा तो जैसे ये पाइप है, इसमें वायर ऐसे जा रहा है, मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस साइड कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसके अंदर से अब ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे बाहर मैग्नेट बिहेव करती है, वैसा ही इसका भी बिहेवियर होगा। व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, तो ये इसमें एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट, ऐसे क्लोज लूप बनाएगी। तो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ चलती है एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से, बोलो ये ऐसे बहुत लंबा लूप बना रहा होगा, ठीक है। ये वाला ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल एंटर कर रही है। बोलो ये चीज समझ में आ गई। तो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड में होगा, ठीक है, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और वो भी किधर निकालनी है आपको, कहां निकालनी है, इनसाइड में। इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होगी, ये कैलकुलेट करो।
बोलो, ये समझ में आया कपिश? अब तुमसे ये देखो, अच्छा यहां पर क्या होगा, इफ इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, तो अंदर जो ये लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे विल बी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। कैसी होंगी? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ऐसे लंबी सी पैरेलल चल रही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म। अगर तुमने देखा कि अगर हमने कभी पैरेलल इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये किस चीज का रिप्रेजेंट होता है? यूनिफॉर्म फील्ड का होता है। अब यहां पर कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब ये लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, बड़ा लंबा सा पाइप है, उसके ऊपर ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाया है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो हमारा पर्पस क्या है? इसका जो एक्सप्रेशन है म्यू नॉट एन आई, ये डराइव करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इनसाइड दिस सोलेनॉइड क्या होता है एक्सप्रेशन? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। एन क्या है? टर्न डेंसिटी। क्या है? टर्न डेंसिटी। आई क्या है? करंट फ्लोइंग इन द इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमको डेराइव करना है। अब ये कैसे डेराइव होगा, इसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ कैसे यूज करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलो, तो ये समझ में आ गया कि हमें डेरिवेशन करना है इसका। तो इस वाले लॉ के दो एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से डेराइव करो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और दूसरा है सोलेनॉइड के इनसाइड में, इनसाइड द सोलेनॉइड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैलकुलेट करो किससे? यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। दो डेरिवेशन है यहाँ पे। और जो बायो सेवर्ट लॉ में है वहां पर भी है क्या, कौन सा? एक तो सेंटर पे निकालना है और दूसरा एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और मेनली आप तैयार करके जाना कौन सा? एक्सिस वाला। क्योंकि अगर एक्सिस वाला तैयार करके गए तो उसी में अगर x इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको काम कौन सा मिल जाएगा? सेंटर वाला। आ गई बात समझ में? तो डेरिवेशन अपना तैयार कर लेना। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा वो देखो जरा कैसे करेंगे। तो हम इस सोलेनॉइड को बीच से ऐसे काट देंगे। इमेजिन करो कि हमने बीच से स्लाइस कर दिया। तो स्लाइस करने पर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से देखना। ऐसे स्लाइस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, बोलो ऐसे ही तो होंगी, बोलो। अच्छा, यहां से करंट ऐसे जा रहा था, बोलो ऐसे ही तो जा रहा था। तो ऊपर की साइड जरा ध्यान से देखना, ऊपर की साइड करंट जो है वो इनटू द पेपर जा रहा है। कैसा जा रहा है? इनटू द पेपर। समझ में आ रही बात ये? एंड लेट्स से इसमें जो ये टर्न बनाए हमने, एल बनाए हैं, सॉरी एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और जो लेंथ है इस सोलेनॉइड की लेट्स से स्मॉल एल है। तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्न डेंसिटी। क्या बोलते हैं? टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात ये? सबको समझ में आया? एन क्या है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और व्हाट इज द एल? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। आ गई बात समझ में? अब स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। क्लियर हुआ यहां तक? अब जब यहां पर देखो ऐसे करंट जा रहा है तो हम उस करंट का डायरेक्शन यहां पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनटू द पेपर। और जब यहां से करंट आ रहा होगा, देखो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो हम इधर पर भी इंडिकेट करेंगे कि दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट कमिंग आउट ऑफ द पेपर। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है यहां से लेके यहां तक? टोटल लेंथ कितनी है? एल। और इसके अंदर बी कितना है? लेट्स से बी इस डायरेक्शन में रहेगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हम इस वाले में इधर पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक एम्पीरियन लूप। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस। बोलो इतना समझ में आया? इस तरीके से एक एम्पीरियन लूप हमने कंसीडर कर लिया। तो वो सब आप लिखोगे, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस वाले लूप में मैंने बीच से लिया है लूप, पूरा नहीं लिया, ये वाला कंसीडर नहीं किया हमने, बीच से ऐसे क्लाइन इंटीग्रल ऐसे लूप कंसीडर कर लिया। तो इस लूप के अंदर वायर कुछ ऐसे जा रहे होंगे, बोलो जा रहे हैं ना? तो इस लूप के अंदर एक वायर में आई करंट है, बोलो। तो ऐसे कितने वायर जा रखे हैं?
n नंबर ऑफ, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें, n टाइम्स i। ये बात समझ में आ रही है? एक ऐसा लूप कंसीडर किया है पूरे सोलेनोइड में, एक लूप कंसीडर किया है, इसमें देखो इधर ऐसे करंट जा रहे होंगे, बोलो, और नीचे साइड से आउटवर्ड आ रहे हैं, तो इस लूप के अंदर एक वायर में आई करंट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई। क्लियर हो गया यहां तक? बोलो, तो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप PQRS। अब इस लूप में हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान से सुनना आप, इस लॉ, इसमें हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द आई इनसाइड, बोलो, इनसाइड द लूप। और इनसाइड द लूप हमने कौन सा कंसीडर किया है, PQRS, यही तो लूप है, इसका क्लोज इंटीग्रल करेंगे यहां पे। तो अब जब इंटीग्रेशन करने बैठोगे ये, तो तुमको इसको पीस वाइज करना है। कैसे करना है, पीस वाइज। अब पीस वाइज का क्या मतलब हुआ, हम स्टार्ट करते हैं S से, S से P जाएंगे, P से Q जाएंगे, Q से R एंड R से S। तो लाइन इंटीग्रल जो ये लिखा है, इसको हम ऐसे करेंगे, S टू P B डॉट DL प्लस, अब P से Q जाएंगे, B डॉट DL। बोलो, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, लेकिन पहले इसका कर लेते हैं, फिर यहां से यहां तक का कर लेते हैं, फिर यहां से यहां तक का कर लेंगे, फिर R से S का, प्लस Q टू R B डॉट DL प्लस R टू S B डॉट DL which will be equal to mu naught times total current inside this loop। और वो कितना होगा जरा बताओ, n टाइम्स I। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि एक लूप में कौन सा है, I है, तो ऐसे कई सारे जा रहे हैं लूप, बोलो, तो n टाइम्स I लिखोगे। क्लियर हुआ? ये टोटल करंट इनसाइड द लूप इज n टाइम्स I। एक लूप में I, तो ऐसे n लूप होंगे जिससे ऐसे करंट जा रहे हैं उस लूप के अंदर। अब देखो जरा, इसका जब एक्सप्रेशन तुम सॉल्व करोगे तो B डॉट DL करोगे तो B DL cos 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन जब तुम कर रहे हो S टू P, तो कोई छोटा सा अगर DL वेक्टर लूंगा तो उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और B भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, 0। बोलो, S टू P इंटीग्रेशन ये आएगा। अच्छा, इसको क्लोज नहीं लिखेंगे अब, सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। बोलो, इतना समझ में आया? यहाँ पे थीटा 0 क्यों है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो DL वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा और B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो cos 0। अच्छा, अगर मैं लाइन इंटीग्रेशन यहां करूंगा तो DL वेक्टर का साइन इधर और B का डायरेक्शन ऐसे, तो थीटा कितना बन रहा है इधर पे, 90। तो इधर पर क्या करोगे, B DL cos 90 प्लस, अच्छा इधर पर B हो जाएगी 0। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लोज टू द वायर, क्लोज टू द सोलेनोइड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना इसकी वजह से, जितने करंट इधर है इनकी वजह से यहां पर फील्ड होगी, उतने इन वाले वायर्स की वजह से भी यहां पर होगी। तो ये सोलेनोइड क्या होता है, हम लंबा लेते हैं और रेडियस उसका कैसा रखते हैं, छोटा, तो उसके क्लोज टू द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0। तो इस वाले टर्म में एंगल तो चलो 0 ही है, cos 0 था, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होगी, 0, नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगी, तो फिर हम यहां से लिखेंगे B DL cos थीटा तो 0 रहेगा, लेकिन ये चीज 0 होगी। आ गई बात समझ में? अच्छा, यहां पर अगर जब आप कंसीडर करोगे लाइन इंटीग्रेशन R टू S, तो DL वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है, बोलो, ये एंगल कितना होगा, 90। तो इस वाले इंटीग्रेशन में B DL cos 90 लिखोगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI।
समझ में आ गई बात? ये cos 90 की वजह से ये वाला पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, जीरो बनेगा। इधर भी cos 90 ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। और यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, इसकी वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो क्यों हो रही है क्लोज टू द सोलेनॉइड? क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं और इधर से ये बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तो कुछ फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद दिस, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं इनकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी, इनकी वजह से भी, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल या फिर हम जीरो कंसीडर करेंगे बाहर। ठीक है, अब हमारे पास बच गया सिर्फ ये वाला टर्म जो कि S2P वाला इंटीग्रेशन था। अब जरा देखो यहां पर B कैसी है, इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां पर B कैसी है, यूनिफॉर्म है। मैंने बोला ना स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो B कैसी है, यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म है मींस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dl विच इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। अच्छा, इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, S टू R। S टू R टोटल लेंथ कितनी है भैया बताओ, S टू P टोटल लेंथ कितनी है, L। तो ये dl का लेंथ बन के क्या बन जाएगा, ये L विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I। अच्छा, ये L जब नीचे भेज दोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L इंटू I। और ये N बाई I क्या होता है, N होता है। तो B इनसाइड द सोलेनॉइड इज एक्चुअली क्या, म्यू नॉट N I। किस किस पर डिपेंड करेगा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करेगी, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और टर्न डेंसिटी कितनी है। समझ में आ रही बात ये, कि जो तुमने ऐसे कॉइल पे लूप ऐसे चढ़ा रखे ना इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जितनी ज्यादा टर्न डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। आ गई बात समझ में ये? तो म्यू नॉट Ni इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। क्लियर हुआ ये, समझ में आ गया ये? तो ये इसको यूज करोगे और फिर इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एस पी, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस। इन दोनों में 90-90 बन रहा होगा एंगल, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो तीन टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ए यही वाला होगा जो सरवाइव करेगा, ये सरवाइव करेगा तो फिर म्यू नॉट एन आई के साथ इक्वल कर दो, इसकी लेंथ यहाँ पे एल नीचे डाल दिया, म्यू नॉट एन आई होगा। और ये डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। तो जो जो डेरिवेशन है उनको प्रिपेयर कर लेना। एक तो हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और दूसरा हो गया सोलेनॉइड। प्लीज बताइए सर, क्लास 10 की साइंस की एजुकार्ट की बुक जो आपकी मिली थी उसका गिव अवे कब होगा? ओके, एजुकार्ट की वो है कहाँ, चली कहाँ गई, चुरा ली क्या? देखनी पड़ेगी, कर देंगे वो। बोलो, ये समझ में आ गया? पक्का कर लोगे? और इसको आप अपनी मर्जी से डेराइव करके देखना, और बाकी जो पार्ट होते हैं ना, कंसीडर दिस एंड दैट, वो लिख लेना जब भी करते हो, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन अगर उसका डेरिवेशन बोलोगे तो फिर मुझे बायो सेवर्ट लॉ डेराइव करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज सेम बायो सेवर्ट लॉ से भी आ जाएगी। किससे आ जाएगी? बायो सेवर्ट लॉ से, ठीक है। बट उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। साइन अल्फा एंड साइन बीटा,
तो एक चीज है, अगर हम किसी सोलेनॉइड के एंड पर, ये तो अंदर हो गई, अगर इधर पर एंड पर निकालते हैं, बी एट द एंड, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, हाफ ऑफ द इनसाइड होती है। कितनी होती है? हाफ। अच्छा, मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं आपको, डेराइव नहीं करवाया। अभी के लिए याद कर लो कि अंदर की तरफ कितनी होगी बी, म्यू नॉट एन आई, बाहर की तरफ कितनी होगी एट द एंड, एट द एंड यहां पर भी और यहां पर भी क्या होती, कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हो जाएगी एंड पर। ठीक है, तो अच्छा ये डेराइव होता है बायो सेवर्ट लॉ से अभी, लेकिन उसको डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। अगर तुमसे पूछता है कि अगर कोई सोलेनॉइड है तो उसके एंड पर कितनी होगी और मिड में कितनी होगी, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, आधी हो जाती है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, आर वर्सेस दिस, या फिर कहें कि पोजीशन किधर से। तो ये जो अंदर की तरफ है वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, और ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही एंड आएगा वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी। आ रही बात समझ में? एंड पर ये वैल्यू आधी हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा, जब हम बायो सेवर्ट लॉ से करते हैं तो उसमें भी थीटा कंसीडर करते हैं। ध्यान सुनो कि अगर हमने ऐसे कंसीडर किया, एक सर्कुलर कॉइल ही तो होगी वो, बोलो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे और एक बीटा एंगल कंसीडर करेंगे, ऐसे एक अल्फा, और इसी पॉइंट से लेट्स से इस तरीके से एक बीटा कंसीडर करेंगे। फिर हम उसमें एक्सिस वाले पॉइंट पर, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में बायो सेवर्ट लॉ यूज किया है, तो एक्सिस वाले को कंसीडर करेंगे, तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ ये? तो अल्फा बीटा के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आता है, बट वो यूजिंग द बायो सेवर्ट लॉ है। जैसे ये एक कॉइल होगी ना इस तरीके की, उसको ही हमने कंसीडर करके फील्ड निकाली इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम हेयर टू हेयर, पूरा सोलेनॉइड का, तो फिर एक एक्सप्रेशन निकल के आता है, वो मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा बाद में। ठीक है, और उसमें आप रख के इस तरीके से डिड्यूस कर सकते हो कि आधी होती है सेंटर पे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अल्फा इधर लेंगे तो अल्फा बन जाएगा कितना, अल्फा हो जाएगा 90, और इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो फिर उसमें 90 करके ही आएगा, sin 90 करके आएगा, तो वैल्यू 2 आ जाती है उधर पे। समझ में आ रही बात ये? तो जैसा हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पढ़ा था ना अल्फा और बीटा के टर्म्स में, ऐसा ही सोलेनॉइड के लिए भी आता है, लेकिन यूजिंग द बायो सेवर्ट लॉ। वो एक्सप्रेशन मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट मैं वो बता दूंगा, जिससे आपको ये डेराइव कर लेना है। ये आपको इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं यूज करना है, बट वहां पर ये एक्सप्रेशन मैंने जो डायरेक्ट बताया है, दैट इज यूजिंग द बायो सेवर्ट लॉ, और उसका एक्सप्रेशन मैं आपको कल बता दूंगा, या फिर आज ही मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, बट वो डेरिवेशन मुझे देखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? ये ग्राफ समझ में आया? ये डेरिवेशन आपने समझ लिया कैसे किया गया है? ये आपको तैयार करके रखना है, और बाकी एक माइंड में ये चीज डाल लेना कि एंड पर जो इनसाइड में होती है वो उसका आधा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बी एंड इज बेसिकली इक्वल टू हाफ ऑफ बी इनसाइड। या रेशियो अगर पूछने आता है, रेशियो पूछ ले एमसीक्यू में, तो आप बता देना 1:2। ओके, आप लोगों ने टोरॉइड पढ़ा है? टोरॉइड, टोरॉइड जानते हो क्या? टोरॉइड, टोरॉइड समझते हो? अगर मैं ट्रक का टायर निकालूं और उसको हवा भर दूं, वो जो शेप है ना, वही है क्या, टोरॉइड। समझ में आ रही बात? ये एक सिलेंडर लो और उसके दोनों पार्ट क्या कर दिए जाएं, जो एंड है ना उनको ज्वाइन कर दो, तो यू विल गेट अ शेप लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये और ये फूला हुआ पाइप जो होता है ना, ट्यूब होता है, ट्यूब में हवा भर दी, तो जो शेप है ना उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। आगे बात समझ में? इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका एक्सप्रेशन भी सेम निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड के अंदर। क्लियर है? अब ये सर कैसे कर रहे हो? अब जैसे यहां से ऐसे कर दिया, एक तार लपेट दिया ऐसे,
और फिर ऐसे एक करंट कैरिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर है, वो इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, एक टोरॉइड मिलेगा, और इसके अंदर भी उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस तरीके से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यूनिफॉर्म, ठीक है। इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर जीरो, सिर्फ अंदर होगी, और अंदर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये। लेकिन इस n को आप चेंज करोगे, सर कैसे चेंज करोगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड, ये। तो हम इसका सरकमफ्रेंस लेंगे यहाँ पे, और सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2 पाई r, कितना होगा, 2 पाई r। r इज द मीन रेडियस ऑफ दिस, क्योंकि एक तो रेडियस अंदर वाली होगी, बोलो r1, और एक होगी r2, तो इसकी मीन रेडियस हम बीच वाली लेंगे, तो 2 पाई r लेंगे, ठीक है। r इज द, इसके सेंटर में कोई सर्कल कंसीडर किया, क्लियर हुआ ये। तो यहां पर l नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 पाई r, r इज द रेडियस ऑफ द टोरॉइड, और वो भी कौन सी, मीन रेडियस, r1 और r2 के बीच वाली, ठीक है। तो n की जगह बस रिप्लेस कर देना, बाकी एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, वही म्यू नॉट ni। यहां से एक चीज नोट कर लो, दैट कि जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n, एंड b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जितनी ज्यादा करंट टर्न डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ में आ रही बात ये। और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, आपके स्कूल में मैम ने कराया हो या ना कराया हो, लेकिन कई बार सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो हमने तो ये वायर लिया था स्ट्रेट, वो वैसे बहुत थिन ले लिया था, कैसा ले लिया था, थिन। लेकिन अगर मान लो कि एक मोटा वायर है और उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट आप P अगर बाहर कंसीडर करते हो, एक सरफेस पर कंसीडर करते हो, और एक कोई अंदर पॉइंट कंसीडर करते हो, समझ में आ रही बात ये। तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसका प्लॉट भी करो, ग्राफ भी प्लॉट करो। तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी जरा समझ लो कि कैसे करना है, समझ में आ रही बात ये। इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो बहुत ही इजी है। हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे कि यहां पर करंट डेंसिटी जो है I/A, ये कैसी है, कांस्टेंट है। पहले तो ये चीज कंसीडर करके चलोगे कि करंट डेंसिटी कैसी है, सेम। इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लो, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आ जाता है कई बार, तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। हमने इससे पहले जो डेराइव किया था उसमें हमने क्या कंसीडर करना है कि वो बहुत ही थिन वायर है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निग्लेजिबल है। लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ थिक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ रहेगा, तो अब उसमें हम मान के चलेंगे कि थ्रू आउट द वायर करंट डेंसिटी कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर क्या होगी। ये तीन एक्सप्रेशन, तीन केसेस बनेंगे इसमें, समझ में आ रही बात ये। और हमें यूज क्या करना है इसमें, क्या यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लेट्स से केस नंबर 1 हम अगर लेते हैं आउटसाइड द वायर, तो आउटसाइड द वायर मतलब हमने किस पॉइंट पर चूज किया, आउटसाइड द वायर मतलब एट पॉइंट P, बोलो इस पॉइंट पर। तो लेट्स से इस वायर की जो रेडियस है वो है R, कितनी है, R, और जो ये पॉइंट है लेट्स से क्या है, स्मॉल r। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला केस क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r के लिए, स्मॉल r ग्रेटर देन r के लिए, मतलब आउटसाइड के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट वी विल डू, हम पॉइंट P पर एक क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे, और फिर इसी एम्पीरियन लूप के अबाउट हम क्या करेंगे, B डॉट dl, बोलो। तो ये क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग I इनसाइड, अच्छा B हर पॉइंट पर सेम होगी, तो इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट I इनसाइड में कितना है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, टोटल करंट कितना है इसमें I, ठीक है ना।
इस पूरे लूप में आई करंट ही तो होगा, बोलो। तो हम यहाँ पे कर लेंगे बी, और इसको हम जब देखेंगे कि छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है तो हमको मिल जाएगा 2 पाई आर, बोलो। आर इज द रेडियस ऑफ दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो आर इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये एक्सप्रेशन आएगा आउट के लिए, समझ में आ गई बात ये। अब अगर ये पॉइंट P सरफेस पर होता तो पॉइंट Q हो जाता, बोलो। और इस बार ये जो R है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द वायर। तो सेकंड केस जो होगा, केस नंबर सेकंड, वहां R इज इक्वल टू R पुट कर देना है। इसका मतलब B सरफेस जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R हो जाएगा। जहां पर भी स्मॉल r है उसको इक्वल टू क्या कर दोगे, कैपिटल R। लेकिन जो समस्या है, बच्चे कैलकुलेट करने में दिक्कत देता है उनको, वो क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस वायर के अंदर है, लेट से जैसे ये कोई PQ, और लेट से हम कोई पॉइंट यहां पे ले लेते हैं T, विच इज सेंटर से डिस्टेंस R है, विच इज लेस देन R। क्या है, लेस देन R। तो अब केस है थर्ड के लिए समझो, केस नंबर थर्ड, कि अगर कोई पॉइंट R लेस देन R के लिए, मतलब एट पॉइंट लेट से T, एट पॉइंट T, R में इसलिए नहीं, एट R इसलिए ले ले रहा क्योंकि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उससे। तो एट पॉइंट T R इज लेस देन R होगा। तो इस केस में हम मानेंगे कि हमारी जो करंट डेंसिटी है सेम है, तो पूरे वायर में जो करंट डेंसिटी है और इतने सेक्शन में जो करंट डेंसिटी है, इतने सेक्शन में वो दोनों कैसी हैं, सेम सेम। तो इस वाले सेक्शन में जो करंट होगा, लेट्स से आई एम सेइंग इट एज आई डैश, तो आई डैश अपॉन जो एरिया होगा इस वाले सेक्शन का, वायर का, इज इक्वल टू होल करंट डिवाइड बाई होल एरिया, बोलो। तो आई डैश विल बी इक्वल टू आई बाई ए मल्टीप्लाइड बाई आई ए डैश। तो ये बनेगा हमारा आई, टोटल एरिया क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि जो टी पॉइंट है वो आर दूरी पर है तो हम उसका रेडियस सिर्फ स्मॉल आर लेंगे। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने एम्पीरियल लूप इस टी पॉइंट पर जब बनाऊंगा तो उस एम्पीरियल लूप में से जो करंट जाएगा वो टोटल करंट नहीं जा रहा है, उसमें करंट कितना जा रहा होगा, आई डैश। आ गई बात समझ में। और वही आई डैश यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा एज आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आई, बोलो। आ गई बात समझ में। अब जब तुम यहां एम्पीरियल सर्किटल लॉ यूज करोगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ केस थर्ड में क्या बनेगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डैश लिखा जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आई नहीं, ये वाला आई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अंदर में करंट दूसरा होगा। आई बात समझ में। अगर एक इतना मोटा वायर है उसके अंदर छोटा सेक्शन कंसीडर किया तो हम इसके अंदर वाला करंट देखेंगे जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, बाहर वाला करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर जो करंट है वो आई डैश है और उसका एक्सप्रेशन ये आएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर लिखोगे म्यू नॉट स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, और ये बन जाएगा b इंटू 2 पाई आर। तो अब जरा देखो जरा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा स्मॉल आर इंटू आई, एक ये कट जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू आर, बोलो। ये आएगा एक्सप्रेशन। ये चीज तो कांस्टेंट है लेकिन b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, कहां गया, r, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अगर हम क्या करें, प्लॉट करते हैं r इज इक्वल टू 0 पर, देखो r अगर इज इक्वल टू 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। आ गई बात समझ में। अगर बिल्कुल जो वायर है उसके सेंटर पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर में बढ़ोगे सरफेस की तरफ, तब तक देखो इनसाइड का जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और r का प्लॉट कुछ इस तरीके से रहेगा, बोलो समझ में आया ये। और ये जो मैक्स वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी b सरफेस, और ये जो अंदर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी, r। एक्सप्रेशन देखो, आ रही बात समझ में।
बी जो है वो फंक्शन है स्मॉल आर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। और ये हो जाएगी बी सरफेस विच इज इक्वल टू कितनी है, बी सरफेस कहाँ गई भाई, ये रही सरफेस वाली, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये जो सरफेस वाली वैल्यू है दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाओगे इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये वैल्यू इस तरीके से घटेगी। तो बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब समझे कि अगर एक कोई थिक वायर है तो सेंटर पर क्या रहेगी उसके, जीरो, और सरफेस तक कैसी रहेगी, लीनियरली बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, और सरफेस पर कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। और जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाओगे इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। तो ये इस तरीके से वेरी करेगी और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी फिर से जीरो। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं, एट वेरी इनफाइनाइट डिस्टेंस व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। आगे बात समझ में, तो ये ग्राफ यहाँ पर टच नहीं करेगा, ये टच कहाँ कर रहा होगा जाके, इन्फिनिटी पर, जीरो नहीं रहेगा वैल्यू, जीरो इन्फिनिटी पर। ये बात समझ में आ गई, ये ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो। और तीनों केस समझ में आए, पहला केस तो इजी है, दूसरा केस भी इजी है, सेकंड केस सरफेस में निकालना है तो r इज इक्वल टू कैपिटल R रख देना है। लेकिन जो अंदर वाला है केस, उसमें क्या करना है आपको, उस सेक्शन का जो जो जहां पे टी पॉइंट हमने कंसीडर किया था, उस सेक्शन का अंदर से जितना करंट जा रहा है वो निकालना पड़ेगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कर पाओगे, और ये प्लॉट समझ में आया, हाँ चलो। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चंस। ठीक है, जा सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिवीजन प्लीज। और इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, श्योर है, करवा देंगे 11th वाली क्लास में।